चलिए आज की क्लास स्टार्ट करें। आप लोग रेडी हो? आज की क्लास में, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? हाइगेन्स सिद्धांत से पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन। हाइगेन्स ने जो सिद्धांत दिया वेव के लिए कि लाइट एक वेव है, उसके लिए जो सिद्धांत दिए उसी सिद्धांत पर हम लोग कल देखे। क्या इसके पहले वाले क्लास में क्या देखे? प्रकाश के परावर्तन की घटना। आज उसी सिद्धांत से हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन की घटना। मतलब हाइगेन्स ने जो तरंग के लिए सिद्धांत दिया कि प्रकाश एक तरंग है, वो तरंग की भांति चलती है, और उसी प्रिंसिपल पर हम साबित करेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना वो दर्शा रही है जब वो तरंग के रूप में चल रही है। ठीक है। और जब प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शा रही है कि ये प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का भी पालन करेगा। आइए हम देखते हैं हाइगेन्स सिद्धांत से। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोग किसको देखे थे? परावर्तन को। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना को हाइगेन्स सिद्धांत से दर्शाने के लिए हाइगेन्स ने x बाई एक पारदर्शक सतह लिया, जिस पर कोई समतल तरंगांग, हम बताए थे कि समतल तरंगांग किसे कहते हैं? जब प्रकाश स्रोत दूर होते हैं तो उससे जो तरंगे मिलती हैं वो समतल सीधा सीधा मिलती हैं। तो इस तरह से तरंगे दूर से आ रही हैं। ठीक है। और इस पारदर्शक सतह पर AB तरंगांग क्या हुआ? आपतित हुआ। कैसा तरंगांग? ये है समतल। ये इसके आपतन की दिशा है बाबू, इस दिशा में आ रही है। ठीक है। मान लो इस दिशा को हम E कहते हैं, तो E की दिशा में समतल तरंगांग आई और कोई तरंगांग AB x बाई परावर्तक सतह पर आपतित हुई। देखिए, हाइगेन्स ने प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाने के लिए एक पारदर्शक सतह XY लिया, जिस पर कोई समतल तरंगांग AB क्या होती है? आपतित होती है। अब उसका पहला प्रिंसिपल हाइगेन्स ने कहा कि जब तरंगांग आपतित होती है तो हाइगेन्स का पहला प्रिंसिपल कि जो तरंगांग बनता है उसके सभी बिंदुओं को क्या हम लेते हैं? एक नया प्रकाश स्रोत के रूप में। अब हाइगेन्स का पहला प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। हाइगेन्स का पहला प्रिंसिपल था कि जो भी तरंगांग आपतित हो रही है उसे हम क्या लेंगे? एक नए प्रकाश स्रोत, उसके हर बिंदु को क्या मानेंगे हम? एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में, जिसको और हम कह सकते हैं द्वितीयक प्रकाश स्रोत। एक प्रकाश स्रोत वो हुआ जहां से ये तरंगे आ रही हैं, और जब ये इस पे आपतित हुई तो A और B को फिर से एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में लेते हैं। ठीक है। जब ये नया प्रकाश स्रोत है, जैसे क्या हम बताए थे बाबू कि आप पानी में कंकड़ मारते हो तो कंकड़ एक स्रोत हो गया जो पानी में जाकर क्या करता है? डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है। इस तरह के तरंगांग उत्पन्न करते हैं। तो ये स्रोत था जो क्या बना रहा था? तरंग बना रहा था। तो जब हम AB को एक स्रोत लेंगे, अच्छा ये पारदर्शक सतह है, तो ये पारदर्शक सतह क्या करेगा? दो मीडियम को अलग करेगा। ऊपर फर्स्ट मीडियम ले लेते हैं, नीचे सेकेंड मीडियम। ठीक है। अपवर्तन की घटना के लिए हमें कम से कम कितने माध्यम चाहिए? दो माध्यम। इसमें वेलोसिटी मान लो V1 है, इसमें वेलोसिटी V2 है। ये रेयर मीडियम आपका है और ये क्या है? आपका डेंसर मीडियम है। चलिए अब फिर से कह रहे हैं, क्या कहेंगे? हाइगेन्स ने प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाने के लिए XY एक पारदर्शक सतह लिया जो दो माध्यमों को अलग कर रही थी, जिसमें पहले माध्यम की चाल V1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 था। V1 क्या था बाबू? रेयर है, तो V1 का चाल मतलब इस माध्यम में प्रकाश ज्यादा अधिक चाल से चलेगी किसकी तुलना में? नीचे वाला। क्यों? क्योंकि ऊपर रेयर है और नीचे डेंसर है। डेंसर में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल नजदीक होते हैं, जिस कारण से चाल पार्टिकल का क्या हो जाता है? लाइट पार्टिकल का चाल कमता है, जबकि रेयर में क्या होते हैं? तेजी से चलते हैं। चलो खैर, अब कोई समतल तरंगांग AB
पारदर्शक सतह पर क्या होती है, आपतित होती है। जब आपतित हुई तो ये हो गया इसका आपतन कोण। अब जिस समय ये आपतित होती है उस समय हाइगेंस के प्रथम सिद्धांत से ए बिंदु और बी बिंदु को एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में लिया जाता है। ठीक है, जब ये नए प्रकाश स्रोत में है, देखो ये किस मीडियम में है, बी पॉइंट फर्स्ट मीडियम में, तो ये आगे बढ़ेगा, ये भी तरंगे बनाएंगे इस तरह से। जैसे हम बोले कि स्रोत को लो और जैसे स्रोत कंकड़ हुआ उसको हम पानी में डाले तो इस तरह का गोला बनाता है, ये भी एक स्रोत है तो ये इस तरह का क्या बनाते चलेगा, तरंगे बनाएंगे। और कितना चार्ज से जो इस माध्यम में चलेंगे V1, और मान लो किसी टाइम t में कितनी दूरी को तय की, V1t, दूरी बराबर 4 गुना समय। V1t दूरी तय कर बिंदु C पर पहुंचती है। तो B की तरंगे फर्स्ट मीडियम में थी तो V1 चाल से कितना समय चली, t समय में चलकर कहाँ पहुंची, C पर। अब जब B की तरंगे, B एक नया प्रकाश स्रोत है तो A भी एक नया प्रकाश स्रोत है, तो इसके भी तरंगे आगे बढ़ेंगी। अब ये देखो ये A की तरंगे तो इस लाइन तक पहुंची हुई इस सतह से, अब इसकी तरंगे कहाँ आएंगी बाबू, इस मीडियम में। इस मीडियम में देखिए चाल कितना है, V2, जबकि इस मीडियम में चाल कितना था, V1। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का चाल डिफरेंट है, B वाले का चाल अधिक होगा और जो A वाला इस मीडियम में जाएगा उसका चाल क्या होगा, कम होगा। तो ये जितना दूरी तय करेगा ये उतना दूरी नहीं तय करेगा। तो A वाला चलेगा इस तरह से वेव्स बनाएंगे और ये वेव्स क्या होंगे, बहुत नजदीक नजदीक होंगे। क्यों नजदीक होंगे, क्योंकि ये मीडियम डेंस है तो इसमें स्पीड क्या होगा, इसका कम होगा। अब देखते हो कि पानी को लो और उसमें उसको हल्का सा बाल्टी में पानी लो, उसको हल्का हिलाओ, वेव्स बनना तेजी से शुरू होंगे। लेकिन वही कोई अलकेत्रा है, गाढ़ा है, डेंस है, उसको हिलाओ तो उसमें जो बनते हैं वेव्स वो बहुत धीरे धीरे बनते हैं। तो समझ लीजिए इधर वही डेंस मीडियम है, तो ये जो वेव्स बन रहे हैं ये बहुत नजदीक नजदीक बनेंगे और उसका स्पीड B के स्पीड से, B की तरंगों के स्पीड से क्या होगा, कम होगा। चलिए तो इस तरह का ये क्या बनाएगा, वेव्स बनाएगा। अब हम क्या करते थे, जब वेव्स बनता था तो देखिए B की तरंगे V1t चाल से दूरी तय कर C पर पहुंची, जबकि A की तरंगे किस मीडियम में, सेकंड मीडियम में कितना चाल से चलेगी, V2। और मान लो कि जितना टाइम B चला उतना ही टाइम ये चला, तो ये कितनी दूरी तय करेगा बाबू, V2t। अब हम क्या करते थे, तो V2t का ये क्या बनाएगा, एक चाप बनाएगा और ये B की तरंगे कहाँ पहुंच गई, C पर। अब हम लोग क्या करते थे, दूसरा हाइगेंस का दूसरा सिद्धांत था कि जो बिंदु प्राप्त होता है उस बिंदु पर से उस चाप पर, ये जो चाप बनाया उस पर हम क्या डालते हैं, स्पर्श रेखा डालते हैं। स्पर्श रेखा देखो कैसे जाती है, आप जानते हो कि किसी भी को स्पर्श करते हुए, अगर किसी चाप को स्पर्श करते हुए कोई लाइन जाती है तो उसकी त्रिज्या पर वो क्या होती है, लंब होती है। फिर हम ऐसा लंब डालें जो C से जो स्पर्श रेखा खींची जाए उस पर ये क्या हो, लंब हो जाए। देखिए लंब हो गया, ठीक है। अब देखिए ये कितनी दूरी है, क्या है इस चाप की त्रिज्या, तो ये दूरी हो गई आपका V2t। अब B की तरंगे t समय में V1 चाल से चलकर C पर पहुंची, जबकि A की तरंगे दूसरे माध्यम में V2 चाल से t समय चलकर V2t त्रिज्या का क्या बनाया, एक चाप बनाया, जिस चाप पर बिंदु C से एक स्पर्श रेखा खींचा गया। अब यही स्पर्श रेखा CD क्या होता है, तीसरा सिद्धांत क्या कहता है कि जो स्पर्श रेखा प्राप्त होगी वही स्पर्श रेखा उस तरंगांग का नया तरंगांग प्राप्त होगा। तो ये किसका तरंगांग बना, जो AB तरंगे आपतित हुई t समय बाद वही तरंगांग कहाँ प्राप्त हो गई, CD पर। जैसे आपको हम बताया है कि पानी में आप कंकड़ मारते हो तो ये तरंग बना, कुछ समय बाद ये तरंग फैलता है, ये यहीं पे नहीं रहता,
ये क्या होता है, फैलता है और एक नया तरंगांग बनाता है। बिल्कुल ए बी तरंगे आपतित हुई और टी समय बाद वो कहाँ पहुंच गई बाबू, सी डी पर। तो ये ए बी का एक नया तरंगांग प्राप्त हुआ। इसी तरह ए बी यहाँ पहुंचा तो ये पिछला वाला तरंग यहाँ पहुंचेगा, फिर वो भी यहाँ पहुंचेगा। जब तक ये यहाँ पहुंचेगा तब तक ये आगे और बढ़ जाएगा। मतलब इसी के डायरेक्शन में और तरंगे क्या होती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। तो और तरंगे इस तरह से क्या होती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। तो आया इस डायरेक्शन में और देखिए दूसरे माध्यम में जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये क्या दिखाया कि एक माध्यम से तरंगे दूसरे माध्यम में गई। कितना एंगल से गई बाबू, कितना कोण से दूसरे माध्यम में, ये हो गया एंगल। और क्लियर है। चलो फिर से एक बार देख लो आप लोग, ध्यान से सुनते चलो। हाइगेंस ने प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाने के लिए एक्स वाई एक पारदर्शक सतह लिया जिस पर कोई समतल तरंगांग ए बी आपतित होती है। जब ए बी तरंगांग आपतित होती है तो हाइगेंस के प्रथम सिद्धांत से ए बी को एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में लिया जाता है, जिसमें बी की तरंगे माध्यम में पहले माध्यम में v1 चाल से चलकर t समय में v1t दूरी तय कर C पर आती है। उतना ही समय में A की तरंगे दूसरे माध्यम में v2 चाल से चलती है तथा v2t दूरी का v2t चाप का त्रिज्या का एक क्या बनाती है, चाप बनाती है। अब हाइगेंस के दूसरे सिद्धांत से प्राप्त बिंदु C से इस चाप पर CD एक स्पर्श रेखा डाला जाता है, जो CD स्पर्श रेखा T समय बाद AB का द्वितीयक तरंगांग मतलब दूसरा तरंगांग क्या होता है, प्राप्त होता है, जिसकी दिशा में सभी तरंगे आगे क्या होती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, जिसकी दिशा को F से दर्शाया गया है। क्लियर हुआ है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसे, लिख लेते हैं। तो एक्स वाई क्या हो गया आपका, पारदर्शक सतह। ये आपका मीडियम फर्स्ट था जहां का चाल था B1 और ये कैसा मीडियम था बाबू आपका, विरल माध्यम, विरल माध्यम था। और ये मीडियम सेकेंड है जो डेंस है, सघन माध्यम है, जिसमें चाल क्या है, V2 है। बस हाइगेंस का दो प्रिंसिपल है, उसी प्रिंसिपल पर हम परावर्तन या अपवर्तन को साबित करेंगे। तो लिखेंगे हाइगेंस ने प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाने के लिए एक्स वाई एक पारदर्शक सतह लिया जिस पर कोई समतल तरंगांग AB आपतित होती है, जिसमें जब आपतित होती है तो हाइगेंस के तरंग प्रथम सिद्धांत से
AB को एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में लिया जाता है। ठीक है, जिसमें बिंदु B की तरंगें पहले माध्यम में V1 चाल से t समय में V1t दूरी तय कर बिंदु C पर पहुंचती है। यहां तक में हो गया। एक्स वाई क्या लिए, एक पारदर्शक सतह लिए जिस पर कोई समतल तरंगांग AB आपतित होती है। जिस समय आपतित हुआ उस समय से हम क्या माने, एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में लिए, जिसमें B की तरंगे, बिंदु B की तरंगे फर्स्ट माध्यम में V1 चाल से t समय में V1t दूरी तय कर कहां पहुंच गई, C पर। अब आगे चलते हैं किसके लिए, A के लिए। तो इतना आप लोग नोट करोगे। वीडियो पॉज कर नोट कर लेना है आप लोग को, हम मिटाते हैं। ठीक है, अभी देख लो फिर पॉज करके नोट कर लेना। हाँ, बिंदु C पर पहुंचती है तथा एक बिंदु A की तरंगे, बिंदु A की तरंगे दूसरे माध्यम में V2 चाल से चलकर t समय में V2t दूरी तय करती है। अब तय की गई दूरी V2t को त्रिज्या मानकर, त्रिज्या तथा A को केंद्र मानकर एक चाप खींचा जाता है। A को केंद्र माने और ये जो दूरी तय किया V2t उसको त्रिज्या मानकर क्या हम खींचे चाप। क्यों? क्योंकि A की तरंगे पीछे नहीं जाएंगी, कहाँ आएंगी, आगे की ओर बढ़ेंगी, और आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा गोला नहीं बल्कि क्या बनाता जाएगा, चाप की तरह बनाते जाएगा। कितना चाप, कितना त्रिज्या का चाप बनाएगा, जो ये दूरी तय करेगा। कितना दूरी ये तय कर रहा है, तो इस माध्यम में चाल है V2 और कितना समय चला, जितना समय B की तरंगे t समय चला, तो दूरी हुआ V2t, मतलब V2t त्रिज्या और का ये क्या बनाएगा चाप। तो हम लोग क्या लिए, V2t जो दूरी तय किया उस दूरी को त्रिज्या और A को केंद्र मानकर क्या खींच लिए, एक चाप खींच लिए। ठीक है, क्या खींच लिए, एक चाप खींच लिए। तो हमने के केंद्र मानकर एक चाप खींचा जाता है। अब क्या किए बाबू, जो चाप खींचे उस पर बिंदु C से एक स्पर्श रेखा CD डाला गया। अब बिंदु C से, दूसरा नियम से लिख दो, अब हाइगेंस के दूसरे तरंग सिद्धांत से, दूसरा तरंग सिद्धांत क्या था हाइगेंस का, कि जो बिंदु प्राप्त हो रहा है कौन सा, B की तरंगे कहाँ पहुंची थी, C पर, C बिंदु प्राप्त हो रहा था, उस बिंदु से उस चाप पर हम क्या डालेंगे, स्पर्श रेखा। ठीक है, तो हाइगेंस के दूसरे तरंग सिद्धांत से बिंदु C से C से चाप पर CD एक क्या खींचते हैं,
स्पर्श रेखा खींची जाती है। यही स्पर्श रेखा कितना समय जब चला तरंग, टी समय बाद AB का दूसरा तरंगांग प्राप्त होता है। मतलब AB तरंग T समय बाद दूसरे माध्यम में कहा पहुंच जाती है, CD पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो AB तरंग T समय बाद पानी में डेला मारे, यह बना गोल, ये गोल कुछ समय बाद देखिए और बड़ा बन जाता है, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। कितना समय बाद T, बिल्कुल यहाँ भी उसी तरह AB तरंग T समय बाद चलकर कहाँ पहुंच गई, CD पर। पहले माध्यम से कहाँ आ गई, दूसरे माध्यम में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग लिखे, नोट करोगे। चलो जिसकी दिशा में सभी तरंगें इसी सीधी के डायरेक्शन में, ए बी यहाँ पहुंचा तो पिछला यहाँ पहुंचेगा, फिर वो यहाँ पहुंचेगा जब तक ये आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से आगे की ओर सी से सी डैश डी डैश, ये इस तरह से क्या होते चला जाएगा, आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। जिसकी दिशा में सभी तरंगें दूसरे माध्यम में एफ की दिशा, किस दिशा को दर्शाए, एफ दिशा में बढ़ती चली जाती है। क्लियर हो गया। प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाती है। देखिए वेग से सीधा ना चल के जब दूसरे माध्यम में गया तो वो देखिए थोड़ा मुड़ गया। हम जानते हैं कि न्यूटन्स ने जब बताया था प्रकाश के अपवर्तन की घटना को रे के रूप में, किरण के रूप में, तो उन्होंने बताया था कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ जाता है। यहाँ भी देखिए ये जो समतल तरंगांग थे, समतल तरंगें जो थी वो आपतित हुई और आपतित होने के बाद दूसरे माध्यम में गई तो सीधा ना जाकर क्या हो रही है, मुड़ रही है। मतलब ये भी अपवर्तन की घटना को दर्शा रहा। अब आइए दूसरे नियम को हम साबित करेंगे अपवर्तन के दूसरे नियम को। आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया हमेशा क्या होती है, नियत होती है। चलिए साबित करने के लिए आप प्रूफ देखिए इसका प्रमाण। तो फिर से एक बार देख लें, चलो ठीक देखते हैं। हाइगेंस ने प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाने के लिए एक्स वाई एक परावर्तक सतह लिया। ठीक है, जिस परावर्तक सतह पर कोई समतल तरंगांग ए बी आपतित होती है। जिस समय आपतित होती है हाइगेंस के प्रथम सिद्धांत से ए बी को एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में लिया जाता है, जिसमें बी की तरंगें पहले माध्यम में v1 चाल से t समय में v1t दूरी तय कर बिंदु C पर पहुंचती है। उतने ही समय में A की तरंगें दूसरे माध्यम में v2t दूरी तय करता है। अब तय की गई दूरी v2t को त्रिज्या और A को केंद्र मानकर क्या खींचा जाता है, एक चाप खींचा जाता है। जिस चाप पर बिंदु C से CD क्या डालते हैं, स्पर्श रेखा डालते हैं, जो CD t समय बाद AB का दूसरा तरंगांग प्राप्त होता है, जिसकी दिशा में सभी तरंगें दूसरे माध्यम में आगे F की दिशा में बढ़ती चली जाती है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाता है। क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम प्रूफ देखेंगे। ध्यान देकर बस देखते चलो, बहुत आसान है ये सब। और ये ऐसा है कि हर साल देता है 5 नंबर में बाबू। ये एक ही 2 ही साल गैपिंग है, बल्कि हर साल 5 नंबर में। और हमें लगता है ये बहुत आसान चीज है लिखना, ये आसानी से आप लिख सकते हो। ठीक है,
चलो, या तो दोनों में लिखता हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखे, तो हाइगेंस का 2 तरंग सिद्धांत हुआ। क्या क्या कि जो तरंगांग प्राप्त होंगे उसके सभी बिंदुओं को एक नया प्रकाश स्रोत लेंगे। जो तरंगांग आपतित होगा, जो तरंगांग बनेगा, उसके सभी बिंदुओं को एक नया प्रकाश स्रोत के रूप में लेंगे। और दूसरा नियम है कि जो क्या बनेगा, जो बिंदुएं प्राप्त होंगी उस बिंदु से हम क्या खींचते हैं, उस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। जो स्पर्श रेखा एक नया तरंगांग प्राप्त होता है। चलो प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ के लिए क्या होता है, स्नेल का नियम साइन आई बटा साइन आर। तो हम साइन आई निकाल लेते हैं, साइन आर निकाल लेते हैं। तो आई के लिए देखो त्रिभुज कौन है, अच्छा ये कौन कितना है बाबू 90, ये भी है 90। चल रहे हैं त्रिभुज BAC में जिसमें आई कौन है, और चलेंगे त्रिभुज ACD में जिसमें आर कौन है। चल दो त्रिभुज BAC में ध्यान से देखो, BAC ये कोण 90 है, ए पर का कोण आई है, और BC इक्वल टू है V1T। क्या आपको चाहिए, साइन आई, तो लगा दो साइन थीटा माने साइन आई, लंब बटा कर्ण। ठीक है, एंगल के सामने लंब होता है और 90 के सामने कर्ण होता है। तो आई के सामने है BC, तो BC बटा 90 के सामने है AC, तो हो गया BC बटा AC। चलो BC का वैल्यू है बाबू V1T और बटा AC, इक्वेशन बन गया आपका फर्स्ट। इसी तरह R का साइन R का वैल्यू निकालेंगे, तो साइन R का वैल्यू निकालने के लिए चलेंगे ACD में। तो चल दीजिए ट्रायंगल ACD में, किसमें चलेंगे, ACD में। देखिए A है, C है और ये D है, ये एंगल आपका R है, और AD बराबर है V2T। V2T अब क्या लगाना है हमको, साइन R लगाना है। साइन R इक्वल टू होता है एंगल के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण। तो लंब हो गया आपका AD और बटा कर्ण हो गया AC। AD इक्वल टू V2T और बटा AC, इक्वेशन बन गया ये सेकेंड और ये फर्स्ट। अब हम चलेंगे, चूंकि परावर्तन अपवर्तन का नियम साबित करना है, तो साइन आई बटा साइन आर। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए डिवाइड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट वाला सेकेंड कर देते हैं। तो साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू V1T बटा AC, V2T बटा AC, AC T खत्म। तो आया साइन आई बटा साइन आर बराबर V1 बटा V2। आप देखे हो, आप जानते हो कि किसी भी प्रकाश का चार्ज जो होता है वो उसके अपवर्तनांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपवर्तनांक का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। आप जान रहे हो अपवर्तनांक सिंपल क्या होता है, अंक होता है। हम बताए थे अपवर्तनांक शब्द जो बना है आपका, अपवर्तनांक तोड़ दो बाबू, अपवर्तन और ये अंक, मतलब ये जो म्यू है वो उसका नाम अपवर्तनांक है। क्यों इसका नाम अपवर्तनांक पड़ा, क्योंकि ये जो हम यूज करते हैं वो अपवर्तन की घटना में करते हैं, और ये होता क्या है, तो एक संख्या होती है। ठीक है, अब आप देखो माध्यम दो प्रकार का, एक विरल और दूसरा सघन। आप जान रहे हो कि विरल विरान कब होता है, जब वहाँ भीड़ भाड़ कम संख्या कम। सघन कब होता है, जब भीड़ भाड़ अधिक संख्या अधिक। मतलब अपवर्तनांक, मतलब हम सिंपल अब बोलेंगे अपवर्तनांक को अंक, तो अंक अधिक कब, जब सघन। जब सघन होगा तो भीड़ भाड़ होगा तो चाल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम। तो जब ये बढ़ेगा, अंक बढ़ेगा तो चाल क्या हो जाएगा, कम जाएगा। जब अंक घटेगा मतलब विरल होता जाएगा तो चाल ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा।
जिस कारण प्रकाश की चाल अपवर्तनांक का क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। अंक ज्यादा चाल कम, अंक कम चाल ज्यादा, भीड़ कम तो चाल अधिक होती है। भीड़ ज्यादा होता है, अंक संख्या जहाँ ज्यादा होती है चाल वहाँ बढ़ जाता है। चलो तो ये 1/2 लिखे तो ये उल्टा है, अगर ये 1/2 लिखे तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 μ2/μ1। देखिए ये आ गया आपका, तो हम लिख सकते हैं इसलिए साइन आई बटा साइन आर बराबर μ2/μ1, या इसी को लिख सकते हैं μ2/1। और यही तो कहता है स्नेल का नियम, जो एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्यों कांस्टेंट आएगा बाबू, ऊपर μ2 है मान लो 4, नीचे μ1 है 2, तो ये काटोगे तो कोई संख्या मिलेगी, और संख्या क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब ये जो भागा देकर आएगा वो एक कांस्टेंट राशि आएगी। और स्नेल का या प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम यही तो होता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट। मतलब आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्लियर हुआ, हाइगेंस का प्रकाश का अपवर्तन सिद्धांत क्लियर हुआ है आप लोग को। ठीक है, फिर से हम कह रहे हैं अपवर्तन के लिए सबसे पहले एक पारदर्शक सतह लेंगे। क्यों पारदर्शक, क्योंकि किरणें एक माध्यम से दूसरे में जाए। ठीक है, उस पर कोई एबी तरंगांग आपतित कराए। एबी जब आपतित हुआ उसको एक नया प्रकाश स्रोत के रूप में लिए, जिसमें बी बिंदु की तरंगे पहले माध्यम में v1 चाल से t समय में चलकर v1 की दूरी तय कर कहाँ पहुंची थी, C पर। उतना ही समय में एक ही तरंगे दूसरे माध्यम में v2 चाल से चलकर v2t दूरी तय करती है। अब क्या किए, जो चूंकि एक क्या बना रहा था, चाप, कितना का चाप बनाएगा, जितना दूरी तय करेगा। तो जो दूरी तय किया उसको क्या लिए, त्रिज्या। तो v2t दूरी को त्रिज्या और एक को केंद्र मानकर क्या खींचा गया, चाप। अब उस चाप पर बिंदु C, दूसरा नियम कहता है हाइगेंस का, उस पर क्या डालिए, स्पर्श रेखा। किससे, तो जो बिंदु प्राप्त हुआ, तो एक का चाप प्राप्त हो रहा और B का C बिंदु प्राप्त हो रहा, तो C से उस चाप पर स्पर्श रेखा खींचे, जो AB का दूसरा तरंगांग प्राप्त हुआ, जिसकी दिशा में सभी तरंगे दूसरे माध्यम में चली गई, प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाया। हमको अपवर्तन के नियम को साबित करना था, तो चल दिए साइन आई, 2 त्रिभुज बन रहा था, जितना कोण से आपतित हो रहा था और जितना कोण से दूसरे माध्यम में जा रहा था। उन दोनों त्रिभुज में चल दिए BAC और ADC में साइन लगा है, साइन आई साइन आर दोनों को डिवाइड किए और आपका प्रमाणित हो गया। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। क्लियर हुआ है सबको। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक बाबू, रिफ्लेक्शन। आपका क्वेश्चन जो आता है उसमें दोनों नहीं आता है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखें और उससे प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दिखाएं। दोनों में से कोई एक लिखना रहता है, और ये मान के चलो कि हर साल पूछता है। ये आपके लिए अभी से ये समझ लीजिए कि 95% आपको इसको ध्यान रखना है। हो सकता है ये अगले बोर्ड में भी, मतलब आप अगले एग्जाम में 2021 में आपको पूछ ले। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब आपका टॉपिक बचा है पोलराइजेशन, बूस्टर्स नियम और डिफ्रैक्शन। तो इसको हम कराएंगे कल के लेक्चर में, क्योंकि टाइम बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम कल समझेंगे अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और आप लोग को फिर से हम बोल रहे हैं कि मॉडर्न फिजिक्स का बैच 9:30 बजे सुबह में चलता है। जो भी बच्चे अटेंड नहीं किए हैं वो वीडियो डाला हुआ है, उन 2 लेक्चर्स को देखें और सुबह लाइव पढ़ें। लाइव पढ़ने से फायदा यही है बाबू कि आपको क्लास के जैसा समझ में आएगा और आप कुछ भी उस समय पूछ सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। जो भी बच्चे नहीं जान रहे हैं वो उसको आपका काम है उन तक हमारा इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। ठीक है, अरे हम इतना कर रहे हैं तो कुछ तो तुम लोग भी करो। ठीक है, उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ मेरा कि मैम पढ़ा रही हैं, आप पढ़ो। ठीक है, डाटा यूज कीजिए पढ़ाई करने में। अब कुछ समय ही है तो डाटा यूज कीजिए पढ़ाई करने में, बाकी चीज बाद में कीजिएगा। ठीक है, ओके, आज यहीं तक। ओके, गुड नाइट।